Grateful to have been invited here. It reminds me of a very short Sanskrit sutra. It says, Vade Vade Jayate Tattva Bodhaha. As we discuss, we get closer to the truth. And what a fine idea to call it Jaipur Dialogues and to discuss such important issues that engage us almost every day in our national life. It's a great honor to share space with you, sir. I was listening to you very carefully and I was transported back to 80s. I used to read Indian Express those days, and the huge reportage on Nellie massacre that you wrote, it appeared in the magazine section with the pictures and all. Yes, we've been through some amazing times. But few things literally leapt out of what you said. One, India is now happily safe, and we can stop worrying about India and its safety and security. Another, let us let some culture come into nationalism. We can do with some culture. Now, in the context you said this, it came very easy. But why they leapt out was for their implication, what they mean. Specially contextualize in this statement elements of unity and division in India, and that's where if we posit nationalism, I sometimes feel that we are far from happily safe. Not because of one event or two. I feel the way we have journeyed so far must tell us the kind of risks we run. I'm not going to spend too much time on the unity aspect of nationalism, because that has been told time and again. Way back, nationalism per se first, how do we define it? There are different contexts. Sometimes it has a geographical context to the nationhood that we are, the societal concept to it. Even as an economy, we've been identified as Indian economy, not now, not few decades earlier, but in the Middle Ages, even before that, and has been written about. Political unity and our nationhood, people, culture. After all, what defines our nationhood? It is a bit of all of these things and more. धन्यवाद. तो हमारे राष्ट्रवाद की समझ कहां से पैदा होती है? विष्णु पुराण में शायद एक श्लोक है, बहुत दफे सुनने में आता है, उत्तरस्य यत् समुद्रस्य हिमाद्रिश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारत नाम एंड भारती तत्संतति. देयर इज अ ज्योग्राफिकल कॉन्टेक्स्ट, एक भौगोलिक आकार हमें दिया जाता है कि साहब जो हिमालय के दक्षिण में है और समुद्र के उत्तर में है, वो क्षेत्र भारत है, और वहां की संतति, वहां के लोग, उसके पुत्र, संतति का शब्दार्थ है पुत्र, वो भारतीय हैं. विष्णु पुराण में है. जब नेशनहुड के बारे में, राष्ट्रवाद के बारे में यूरोप को कॉन्टेक्स्चुलाइज किया जाता है कि वो उन संदर्भों में हम राष्ट्र जाने या समझें, ये उससे बहुत पुरानी अवधारणा है, सिद्धांत है. तो भारतवर्ष के संबंध में हमारी पहचान किस रूप में हो, यहाँ के जन के रूप में, यहाँ की संस्कृति के रूप में, यहाँ की भाषा के रूप में, ये अगर हम भीतर से भी न जाने, तो एक जमाने में, आज से 300-400 साल पहले, जब अंग्रेज या डच भारत को ढूंढते हुए निकले थे, तो वो भारत एक सभ्यता के रूप में, एक सिविलाइजेशन के रूप में ज्यादा जाना जाता था.
लेकिन वो ज्ञान की खोज में नहीं आए थे। वो भारत एक अर्थव्यवस्था जो थी उसको ढूंढते हुए आए थे। जैसे आज दूतावासों के बाहर वीजा के लिए लाइन लगती है अमेरिका या यूरोप के देशों के लिए, वहां की अर्थव्यवस्था, वहां की समृद्धि, वहां की संपदा, उसकी खोज में यहां से लोग जाते हैं। वैसे ही यूरोप से लोग भारत को उसकी संपदा ढूंढने के लिए आते थे। कुछ अनुमान है जिसके हिसाब से कहा जाता है कि लगभग 1/4 दुनिया का जीडीपी भारत में था, इसलिए लोग आते थे। भारत एक ज्ञान परंपरा का देश है, इस कारण भी लोग आए। नालंदा आए, तक्षशिला आए, शारदा पीठ आए, विक्रमशिला आए। वो तब भारत की ज्ञान परंपरा को चुने, और ये ज्ञान परंपरा तमिलनाडु की ज्ञान परंपरा नहीं थी या पंजाब की ज्ञान परंपरा नहीं थी, वो भारत की ज्ञान परंपरा थी। तब भी भारत को एक इकाई के रूप में, एक राष्ट्र के रूप में, हम चाहे आज माने ना माने, तब माना जाता था। तो राष्ट्रवाद के संबंध में जो बाद में आज हम भ्रांतियां देखते हैं, सुनते हैं, उसको अगर ध्यान में रखा जाए तो लगता है कि उस शाश्वत सत्य को आज भी चुनौतियां मिलना बंद नहीं हुआ है। आज भी उसको किसी तरह उसमें पानी मिलाना, उसको डाइल्यूट करने की कोशिश हो रही है। तो इसलिए मैं क्षमा चाहते हुए कहना चाहूंगा कि हम किसी भी दृष्टि से निरापद नहीं हैं, सुरक्षित नहीं हैं। मेरा उन्होंने जिक्र किया कश्मीर के संदर्भ को लेकर। अगर एक स्वतंत्र भारत में एक परमाणु शक्ति संपन्न भारत में, उस वक्त देश की जनसंख्या 90 करोड़ थी, एक 90 करोड़ के देश में जहां जीता जागता प्रेस है, उस प्रेस की बात कर रहा हूं जिससे मैंने असम आंदोलन के विषय में, पंजाब आंदोलन के विषय में सुना, पढ़ा, जाना। उस स्वतंत्र प्रेस के होते हुए, एक न्यायपालिका के होते हुए, एक दमदार फौज के होते हुए, एक चुने हुए प्रधानमंत्री और संसद के होते हुए, आप अपने ही क्षेत्र से 70,000 से ज्यादा परिवारों को उखड़ने पे मजबूर कर देते हैं और उन्हें 28 साल तक नहीं लौटा पाते हैं। आप किस दृष्टि से भारत को सुरक्षित कहते हैं? अभी हाल में पता चला, कश्मीर देश के कम से कम 500 जगहों पर पनप रहा है। भटकल में 95% से ज्यादा जनसंख्या गैर हिंदू है। ये संदीप बताएंगे, इनके पड़ोस में है भटकल। मेरे पड़ोस में, अब दिल्ली में रहता हूं तो कैराना है, 10% से कम जनसंख्या हिंदू है। आप चुनावों से पहले ये हुकुम सिंह की पतंगबाजी कह सकते हैं कि ये यूपी के चुनाव जीतने के लिए शगुफा था, लेकिन मान जाइए 2011 के सेंसस के हिसाब से 18% जनसंख्या बची थी। अब क्योंकि सेंसस तो 10 साल में एक बार होता है, चुनाव थोड़ा ज़्यादा फ्रीक्वेंटली होते हैं, तो आप इलेक्टोरल रोल्स में जब देखने जाते हैं, वोटर ढूंढने जाते हैं, तो आपको अंदाज़ा हो जाता है कितने घरों पे ताला है, कितने मतदाता बचे हैं, कौन से वर्ग के हैं, किस जाति के हैं। ये सब हिसाब किताब बहुत ज़रूरी होता है चुनाव में। 7% जनसंख्या बची है कैराना में, दिल्ली से 100 किलोमीटर दूर भी नहीं है, एज द क्रो फ्लाइज। वहां कोई 370 भी नहीं है कि आप कहें कि साहब पाबंदी है, आप जगह नहीं खरीद सकते, मकान नहीं खरीद सकते। आप जिस असम की बात कर रहे हैं, मैं वहीं बारपेटा चले जाइए, ग्वालपारा चले जाइए, धुबरी चले जाइए, नौगांव चले जाइए, 70, 80, 85, 90% तक ये जिले हिंदू विहीन हो चुके हैं। और जो बचे खुचे हैं वो औने पौने में अपनी जमीन, दुकान, मकान, खेत बेचकर किसी निरापद जगह जाने की कोशिश में, जुगत में हैं। यही हाल पूर्णिया में है, यही हाल किशनगंज में है,
यही हाल 24 परगना में है, यही हाल मुर्शिदाबाद में है, यही हाल मालदा में है। हाँ, ऊपर ऊपर से आप देखें तो अच्छा है, देश में टेस्ट मैच हो रहे हैं, वनडे हो रहे हैं, टीमें आती हैं जाती हैं, जयपुर में जयपुर डायलॉग्स हो जाता है। लेकिन इसी जयपुर में 2 महीने पहले हजारों की भीड़ जमा हो गई थी। किनके लिए? रोहिंग्या को इस देश से मत निकालिए। एक थाना फूंक दिया गया था, 5 दिन कर्फ्यू था इस जयपुर में। हम जब लाखों लोग कश्मीर से निकाले गए, मुझे नहीं पता कि कहीं पे कोई जलसा हुआ हो, कहीं कर्फ्यू लगा हो, कहीं विरोध हुआ हो, कहीं कोई थाना फूंक दिया गया हो। और जिन लोगों ने यह काम जयपुर में किया, उन लोगों से आप बताइए कि नक्शे में बर्मा, म्यांमार कहां है, उसमें राखाइन स्टेट कहां है, रोहिंग्या किस चिड़िया का नाम है, यह कोई दवाई है या सब्जी है, नहीं बता पाएंगे। किस दृष्टि से आप इस देश को, इस समाज को निरापद मानते हैं? तो यहां राष्ट्रवाद की समझ, मुझे लगता है, फर्क है। एक समझ वो थी जो सर सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने 1909 में अपनी एक किताब लिखी थी। वो कांग्रेस के अध्यक्ष होते थे तब, कांग्रेस मुश्किल से 20 साल पुरानी संस्था थी। उन्होंने कहा था कि, अंग्रेजी में लिखी थी वो पुस्तक, इंडिया एन इमर्जिंग नेशन, कि भारत एक राष्ट्र नहीं था, नहीं है, ये धीरे धीरे उभर रहा है। एक राष्ट्र की अवधारणा वो है। उन्होंने शायद तब विष्णु पुराण का ये श्लोक न पढ़ा था, न किसी ने उन्हें पढ़ाया था। लेकिन मुझे आश्चर्य यह होता है कि वो उस काल में जिए जब स्वामी विवेकानंद थे। तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने अनभिज्ञता में ये कहा, ये एक सोच थी, ये एक दृष्टिकोण था जो तब भी था। और ये दृष्टिकोण पूरे स्वतंत्रता आंदोलन में भी रहा, उसके बाद भी रहा। ऐसे ही दृष्टिकोण के चलते इस देश का बंटवारा हुआ। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूं। दूसरे विश्व युद्ध के साथ ही कैलिफेट का खात्मा हो गया था, तुर्की में हुआ करते थे वो। उसकी रिवर्बरेशन यहां हुई, यहां मुपला रिवोल्ट कहा जाता है उसको। मालाबार क्षेत्र में केरला के मोपलाओं ने अपने पड़ोसी हिंदुओं में मारकाट मचा दी, क्योंकि वो किसी अंग्रेज को ढूंढ नहीं पाए मारने के लिए, उस अंग्रेज को जिसने खिलाफत खत्म कर दी थी, खलीफा निपटा दिए थे। उस आंदोलन को महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय आंदोलन कहा। खिलाफत मूवमेंट इज अ नेशनल मूवमेंट। क्यों? वो चाहते थे कि उनके सविनय अवज्ञा आंदोलन में, देश को मुक्ति कराने के संग्राम में मुसलमान पार्टिसिपेट करें। तो ये एक कंसेशन था कि देखिए, आप जिन विचारों के साथ जुड़े हैं, आपकी जहां संवेदनाएं जुड़ी हैं, या आप जिन बातों से आहत होते हैं, हम भी उनसे उतना ही आहत होते हैं। ये कंसेशन था। इसी कंसेशन के चलते 1923 में, मुश्किल से 4-5 साल बाद, काकीनाडा में कांग्रेस का अधिवेशन होता है। उसमें मोहम्मद अली कांग्रेस के अध्यक्ष चुने जाते हैं। वो पहली बार वंदे मातरम का विरोध करते हैं। वो वंदे मातरम जो हमारे मुक्ति संग्राम का जयघोष था, उसका विरोध कांग्रेस के अधिवेशन में कांग्रेस के नए चुने हुए अध्यक्ष मोहम्मद अली पहली बार करते हैं, और उसे पचाया जाता है। तो जैसे जैसे आप कंसेशंस देते हैं, जैसे जैसे आप राष्ट्र की अवधारणा के साथ समझौते करते हैं, उसको डाइल्यूट करते हैं, वैसे वैसे आपको उसके परिणाम भुगतना शुरू होना पड़ता है। कश्मीर में बढ़ती हुई सेना, जो कि पाकिस्तानी आक्रमण को परास्त करके धकेल रही थी, केवल 60% कश्मीर अभी तक छुड़ाया जा चुका था। 1 जनवरी 1949 को नेहरू
अपने तरफ से एक तरफा युद्ध विराम की घोषणा करते हैं। उस युद्ध विराम की घोषणा से पहले भी यदि आप जनरल मानेकशॉ के संस्मरण पढ़ें तो वो कहते हैं कि जब 26 अक्टूबर को विलय के पत्र आए, कमरे में मैं था, सरदार थे, लॉर्ड माउंटबैटन थे, जवाहरलाल नेहरू थे, एंटी रूम में एक में महारानी थी कश्मीर की, दूसरे एंटी रूम में शेख अब्दुल्ला थे। ये सब चिरौरी कर रहे थे, प्रधानमंत्री से विनती कर रहे थे कि साहब सेना को आदेश दीजिए कि वो जाएं। और नेहरू ये सोच रहे थे कि मुझे संयुक्त राष्ट्र संघ जाना चाहिए कि नहीं। इस पर सरदार ने जब खींच कर कहा कि जवाहरलाल तुम्हें कश्मीर चाहिए कि नहीं चाहिए, और जवाहरलाल ने कहा हां क्यों नहीं चाहिए, तो वो मुड़ते हैं और जनरल मानेकशॉ उन दिनों वो शायद कर्नल थे, कहा कि गो डिफेंड कश्मीर, मोबिलाइज योर ट्रूप्स। और अगले दिन 27 अक्टूबर को भारतीय सेनाएं श्रीनगर जाती हैं। कश्मीर का भारत से कोई रोड लिंक, सड़क मार्ग नहीं था। जम्मू का पठानकोट सकते नहीं था, क्योंकि जम्मू का रास्ता रणबीर सिंहपुरा होते हुए सियालकोट जाता था। कश्मीर का रास्ता, सड़क का रास्ता बारामूला, उरी, मुजफ्फराबाद होते हुए रावलपिंडी जाता था। उसी रास्ते से पाकिस्तान से महसूद ट्राइबल्स अपने 1000 ट्रक, 10,000 सैनिक, पाकिस्तानी सैनिकों और अफसरों के साथ कश्मीर में घुसे थे। और जवाहरलाल नेहरू इस उहापोह में थे कि हमें युद्ध क्यों करना है, हम तो संयुक्त राष्ट्र संघ जाएंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ इन्हीं चीजों के लिए तो बना है। तो 1 जनवरी 1949 को सेना मनाती रह गई, लेकिन उन्होंने एक तरफा युद्ध विराम कहा कि नहीं, अब बाकी का हिस्सा हम संयुक्त राष्ट्र संघ में जाके सुलझाएंगे। वो नासूर बन गया है। 40% कश्मीर पाकिस्तान के कब्जे में है। 62 में उन्होंने एक अच्छा भला और हिस्सा अक्साई चीन का, चीन को थमा दिया। और आज हमारे पास 2,25,000 किलोमीटर में से सिर्फ 80,000 किलोमीटर बचा है। राष्ट्र की सीमा के बारे में आपकी क्या अवधारणा है, ये उन जवाहरलाल नेहरू से पता चलता है जब वो पार्लियामेंट में खड़े होकर कहते हैं कि अक्साई चीन पर इतना रोते क्यों हो, वहां तो घास का एक भी तिनका नहीं उगता। और महावीर त्यागी ने अपने सर से साफा हटा के कहा कि इस गंजे सर पर भी कुछ नहीं उगता, इसे भी काट दो। अपनी भूमि के प्रति, अपनी सीमाओं के प्रति, अपनी अखंडता के प्रति आपकी क्या सोच है, आपका शत्रुबोध क्या है, आप संकटों को कैसे देख पाते हैं, पहचान पाते हैं, इस पर निर्भर करता है। आप सोच रहे हैं कि चीन कभी भारत के साथ युद्ध नहीं करेगा। चीन डोकलाम में पिकनिक मनाने आया था। वो टटोलता रहता है। जब शी जिनपिंग साबरमती के किनारे झूला झूल रहे थे तो चुमार में भी आया था। वो हर बार टटोलता है, आपकी इच्छा शक्ति जानने की कोशिश करता है। जैसे एक बड़े हाथी को अकेला देखकर आसपास सियारों का झुंड ये टोह लेने की कोशिश करता है कि ये थका हुआ है क्या, ये हार चुका है क्या, ये वापस वार करेगा या चुपचाप बैठ जाएगा। उनमें ये सूंघने की शक्ति होती है कि आपके मन में क्या चल रहा है। तो आपका आकार चाहे आज 125 करोड़ हो, आपकी अर्थव्यवस्था कितनी भी बड़ी हो, लेकिन जब वो ये देखता है कि आपकी इच्छा शक्ति, आपकी तत्परता, आपकी तैयारी कैसी है, आप पीछे हटेंगे या डटे रहेंगे, वार करेंगे या नहीं करेंगे, ये हर क्षण टटोला जाता है। आज भी टटोला जा रहा है। मैं नहीं मानता कि हमारी सीमाएं निरापद हैं, वरना इस देश को जिन पैसों से रफायल खरीदे जा रहे हैं वो पैसे और जगह लग सकते थे। लेकिन भूल जाइए एक मिनट के लिए चुमार को, डोकलाम को, सियाचिन को, रणबीर सिंहपुरा को।
मुझे लगता है कि आने वाले संकट सीमाओं पर तो शायद आएंगे ही, लेकिन अब युद्ध का मिजाज बदल गया है। ये एक दूसरे सेशन की बात है, मैं सिक्योरिटी सेशन में भी मुझे हिस्सा लेने के लिए कहा गया है। युद्ध अब सीमा पर तो लड़ा ही जाएगा, लेकिन उससे पहले आपकी बैंकिंग व्यवस्था को अस्त व्यस्त करके, साइबर अटैक करके लड़ा जाएगा, आपके टेलीकम्युनिकेशंस को ध्वस्त करके लड़ा जाएगा, आपके टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया जाएगा, आपकी पावर ग्रिड्स को टारगेट किया जाएगा, आपको भीतर से पहले अस्त व्यस्त किया जाएगा। इस युद्ध के लिए हम कितना तैयार हैं? हमारे आधे से ज्यादा पावर प्लांट चीन से आयातित हुए हैं, हमारे रेल के सिग्नलिंग सिस्टम आयातित हैं, हमारी टेलीकम्युनिकेशन, हमारे मुझे लगता है 70-80% मोबाइल फोन चीन से आयातित हैं। हम साइबर अटैक में दुनिया में सबसे ज्यादा वल्नरेबल बड़ी इकोनॉमी है, और उसके लिए हमारे पास अभी फायरवॉल्स अच्छी नहीं है। उसकी कितनी तैयारी है? चीन अनाप शनाप निवेश कर रहा है भारत को हिंद महासागर में घेरने के लिए। वो कमर्शियली वायबल प्रोजेक्ट्स नहीं है, चाहे वो हम्बन टोटा हो, चाहे ग्वादर ही क्यों ना हो। वो मालदीव्स में इन्वेस्ट कर रहा है, वो वर्मा में इन्वेस्ट कर रहा है। क्या वजह है? हमें मालदीव्स जैसे देश से बेआबरू होकर निकलना पड़ा। वो मालदीव्स जिसको हम पानी पिलाते हैं जब उनका डिसैलिनेशन प्लांट खराब हो जाता है, 24 घंटे में एक जहाज भेज करके उनकी प्यास बुझाते हैं। वहां जब कू होता है तो हमारे राजीव गांधी यहां से कुमुक भेजते हैं उनको मुक्त कराने के लिए। वैसे मालदीव्स ने जीएमआर को एयरपोर्ट प्रोजेक्ट से लात मार के भगाया। प्रेसिडेंट नशीद को एग्जाइल में भेज दिया लंदन, क्योंकि उसको भारत का पक्ष का होने का अंदेशा था। हमारे हितों पर इस तरह लगातार छेनी चलाई जा रही है, छोटे छोटे टुकड़ों में। जो 1000 कट्स, ब्लीडिंग कट्स स्ट्रैटेजी है, ये 1000 ब्लीडिंग कट्स हमारी इकोनॉमी में भी है, काउंटरफीट करेंसी के थ्रू, डंपिंग के थ्रू, हमारी मैन्युफैक्चरिंग को पंगु करने के थ्रू, हमारे एक्सपोर्ट्स को नॉन कॉम्पिटिटिव करने के थ्रू। पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, मिलिटरीली हम घिरे हुए हैं। वी आर फार फ्रॉम बीइंग हैप्पीली सिक्योर। और ऐसे में अगर वंदे मातरम है तो मेरा अकीदा मुझे इजाजत नहीं देता, और अगर जन गण मन है तो खड़ा होने की क्या मजबूरी है? मेरे दिल में है तो है। खड़ा होके आप क्या करवा लेंगे मुझसे? ये सवाल जब उठाए जाते हैं तो आप उसके पीछे मंशा देखिए। ये टटोला जाता है आपकी इच्छा शक्ति को। आप में वो राष्ट्रत्व का भाव है कि नहीं है? वो राष्ट्रत्व का भाव खून दे के आता है। मैंने भी 62 की चीन की युद्ध के बारे में कहानियां सुनी हैं। अन्नादुराई से पूछा था पार्लियामेंट हाउस में, के.आर. मलकानी ने, उन्होंने मुझे बताया। अन्नादुराई ने कहा था, उन्होंने ये नहीं कहा था कि हम सब द्रविडियन मूवमेंट के लोग बैठ करके विचार विमर्श विश्लेषण कर रहे थे, कोई ये कोल्ड क्लिनिकल ऑब्जेक्टिव कारण उन्होंने नहीं, मलकानी साहब ने मुझे नहीं बताया। उन्होंने कहा
अन्नादुरई ने कहा, जब तमिल लड़के तिरंगे में लिपट के घर वापस आए थे तब हमको लगा था कि वो इस देश के लिए मर रहे हैं। तमिलनाडु में लोगों ने लाइन लगा के खून दिया था देश की सेना के लिए, उस देश की सेना के लिए जिसके लिए मलयाली लोगों ने केरल में भी खून दिया था। और इसके विषय में अच्युतानंदन कहते हैं कि भैया मुझ पे ये आरोप मत लगाओ कि मैंने अपील की थी कि देश की सेना के लिए खून दो। मेरी टिकट इसीलिए काटना चाहती है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, क्योंकि तब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने कहा था कि देश की सेना के लिए खून नहीं देना है। इन्होंने उसका, उन दिनों ये डिस्ट्रिक्ट कमेटी में होते थे, कारण पूछा था कि ऐसा क्यों, तो इन्हें मान लिया गया था कि ये उस फैसले के विरुद्ध हैं। आज तक वो आरोप इनका पीछा कर रहा है, आज तक सफाइयां देते हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में इन्होंने कहा था कि साहब मैंने ऐसा नहीं कहा था, मैंने पार्टी के फैसले का पालन किया था, मैंने खून नहीं दिया था। राष्ट्रवाद के ऊपर ये चिन्ह सैद्धांतिक हैं। जब जिन्ना ने देश के दो टुकड़े इस बात पर कहे कि ये दो राष्ट्र हैं, तब कम्युनिस्ट मूवमेंट में गंगाधर अधिकारी ने 1943 में यह सिद्धांत कहा कि देश में दो नहीं, भारत में कम से कम 17 राष्ट्र हैं। There are 17 nations in this country called India. It has no business being one big unit. यह गंगाधर अधिकारी थीसिस है। और फिर तब कम्युनिस्ट पार्टी अनडिवाइडेड थी, तो आज ये कोई नहीं कह सकता कि ये सीपीआई का था, वो सीपीएम का था, ये मेरा था, वो तेरा था ना। अनडिवाइडेड कम्युनिस्ट पार्टी ने रेजोल्यूशन पास करके टू नेशन थ्योरी के सपोर्ट में, पाकिस्तान के सपोर्ट में आंदोलन किया, मुस्लिम लीग के साथ मिलकर चुनाव लड़ा। 1946 में ग्रेट कैलकाटा मैसेकर जो हुसैन शहीद सोहरावर्दी की सरकार में हुआ, उसके लेजिस्लेटिव मेजॉरिटी ब्लॉक का हिस्सा थे ज्योति बासु। ये वो ज्योति बासु हैं जिनकी पार्टी ने सिद्धांततः कहा कि इस देश के टुकड़े होने चाहिए। लेकिन फिर क्या किया? पैतृक गांव था बारिशाल, जो आज बांग्लादेश, तब के पूर्व पाकिस्तान में था। अगर सिद्धांत पे इतने अडिग थे तो रह जाते वहां, भाग के भारत आ गए। ऐसे बहुत से कम्युनिस्ट नेता जिन्होंने टू नेशन थ्योरी को, पाकिस्तान प्रोजेक्ट को सपोर्ट किया, पार्टीशन के बाद भाग के भारत आ गए। ये हाल आज भी हम अपनी कल्चर के साथ, देखिए कल्चर इज अ की मार्कर ऑफ नेशनलिज्म, लैंग्वेज इज, कल्चर इज, शेयर्ड हिस्ट्री इज। हमारा राष्ट्रवाद हवा में नहीं लटका है, उसका भूगोल है, उसका जन है, उसका समाज है, उसका इतिहास है, उसकी संस्कृति है, उसकी आस्था है, उसके महापुरुष हैं। इसको हम कहते हैं कि अब ये गंगा जमनी तहसीब है, ये एक कॉम्पोजिट कल्चर है, ये एक सिंक्रेटिक कल्चर है। दिस इज अ कॉन्ट्रडिक्शन इन टर्म्स, इट्स एन ऑक्सीमोरॉन। कल्चर एक होती है। अब जब आप गंगा जमनी कहते हैं, ये गंगा में बहुत सी नदियां आके मिलती हैं, गंडक भी मिलती है, कोसी भी मिलती है, यमुना भी मिलती है। प्रयाग में जब यमुना गंगा में मिल जाती है तो फिर वो गंगा रह जाती है, उसके आगे वो गंगा कहलाती है। इसमें लोग आत्मसात होते हैं, उनकी एक पहचान रहती है, फिर उसका नाम गंगा जमनी नहीं रहता। तो हम संस्कृति को ना बांटें, दो फाड़ न करें, नए नए प्रतिमान इन्वेंट न करें, क्योंकि वो फिर गलत संदेश देते हैं, वो फिर नए फालतू के सवाल खड़े करते हैं। ये देश 1947 से पहले बंटना शुरू हो गया था। अंग्रेज ने 1932 में श्रीलंका को इस देश से अलग किया, 1937 में बर्मा को इस देश से अलग किया।
ये तब तक एक ही एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा थे और हमारी सांस्कृतिक इकाई का हिस्सा थे साहब। जब विवेकानंद शिकागो से लौटे तो स्वामी जी ने पहला अपना भाषण कोलंबो में दिया, वहां से अल्मोड़ा तक आए, पूरी यात्रा की, देश भर में घूम घूम के उन्होंने भाषण दिए। मैंने शरद साहित्य पढ़ा है। शरद चंद्र ने अपना अधिकांश जीवन रंगून में बिताया। विष्णु प्रभाकर की जीवनी पढ़ लीजिए, उन्होंने लिखा है आवारा मसीहा 2 वॉल्यूम्स में, आप रो देंगे। वो कलकत्ता ढाका से ज्यादा रंगून के थे। लेकिन हमें याद नहीं है, ये इतिहास हम पढ़ते नहीं, हमें बताया नहीं जाता। ईरान हमारा पड़ोसी हुआ करता था साहब 47 तक। आज कोई वो दूर चला गया है, पश्चिम में है। हम इसी तरह कटते कटते घटते घटते आज जहां तक पहुंचे हैं, अब वहां निरापद हो गए हैं। ये भूलने की, ये सोचने की अगर हम कोशिश करेंगे तो हमारा ये कटते रहना, घटते रहना जारी रहेगा। अभी सीमाएं संकुचित नहीं हो रही हैं, लेकिन भीतर से समाज खोखला होता जा रहा है। अगर राष्ट्रवाद के ऊपर, राष्ट्रीयता के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगने शुरू होते हैं तो वो आपको स्थूल रूप में पहले ढीला नहीं करते, वो सूक्ष्म रूप में आपके मस्तिष्क को पहले ढीला करते हैं। और फिर जब आप यहां ढीले हो गए, आपने खुद को जाति में बांट लिया, आपने खुद को क्षेत्र में बांट लिया, आपने खुद को एक और पहचान दे दी, तो फिर वो कहीं ना कहीं आपकी राष्ट्रीयता की पहचान की कीमत पर आएगी। और ये वही पहचान का द्वंद्व है जो कि आज इस मुद्दे में निहित है। नेशनलिज्म, राष्ट्रीयता। इससे अगर एक स्टेप ऊपर जाते हैं तो इंटरनेशनलिज्म है, अंतरराष्ट्रीयता है। कुछ पायदान नीचे आते हैं तो वो रीजनलिज्म है, क्षेत्रवाद है, वो समुदायवाद है, वो जातिवाद है। टाइम चेक। मैं यहीं खत्म कर सकता हूं। धन्यवाद।